8 अगस्त 2016 रात के करीब 1:30 बजे से चेन्नई एक्सप्रेस 100 किलोमीटर की स्पीड पर अंधेरे को चीरते हुए भाग रही थी। ट्रेन के एक बंद डिब्बे के ठीक ऊपर हवा के भारी शोर के बीच कुछ आवाजें आ रही थी। अब ये जल्दी कटर चला, टाइम निकलता जा रहा है। भाई ये स्टील बहुत मोटा है, हाथ कांप रहे हैं मेरे। सामने मत देख, बस थोड़ा और, करोड़ों रुपए बस हमारे नीचे ही रखे हैं। ये लोग कोई मामूली पॉकेट मार नहीं थे। ये जलती ट्रेन की छत पर बैठकर गैस कटर से लोहे की मोटी चादर काट रहे थे। नीचे उसी कोच में करीब 342 करोड़ रुपए कैश रखा था, जिसकी रखवाली के लिए अगले ही डिब्बे में 9 हथियारबंद पुलिस वाले तैनात थे। पर उन्हें भनक तक नहीं थी कि उनके सिर के ठीक ऊपर क्या खेल चल रहा है। अगली सुबह जब चेन्नई स्टेशन पर ट्रेन रुकी और आरबीआई के अधिकारियों ने कोच का ताला खोला तो उनकी चीख निकल गई। सामने का नजारा देखकर पुलिस के होश उड़ गए। मजबूत स्टील की छत पर 2 फीट का एक बड़ा छेद था। संदूक टूटे पड़े थे और नोटों की गड्डियां पूरे फर्श पर बिखरी थीं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चकरा दिया। उस डिब्बे में 342 करोड़ रुपए थे, लेकिन चोर सिर्फ 5.7 करोड़ रुपए लेकर ही गायब हुए। बाकी के 336 करोड़ रुपए उन्होंने वहीं छोड़ दिए। सवाल यह था कि इतनी बड़ी रिस्क लेकर चलती ट्रेन काटकर अगर वो अंदर ही गए थे तो पूरा पैसा क्यों नहीं लूटा? क्या उनसे कोई ऐसी गलती हो गई जिसने उन्हें करोड़ों रुपए छोड़ने पर मजबूर कर दिया, या फिर ये किसी ऐसी प्लानिंग का हिस्सा था जो पुलिस की सोच से भी कोसों दूर थी? ये इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी ट्रेन डकैती की शुरुआत थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इन चोरों को ये कैसे पता चला कि इस पुराने से डिब्बे में करोड़ों का खजाना छुपाया। ये कोई आम चोरी नहीं थी, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग और एक बहुत ही शातिर दिमाग का हाथ था। इस पूरे मास्टर प्लान का असली मास्टरमाइंड था मोहर सिंह। ये मध्य प्रदेश के गुना जिले के पारदी गैंग का लीडर था। ये लोग बरसों से रेलवे ट्रैक के किनारे रहते थे। इनके लिए ट्रेन की टाइमिंग और उसकी कमियां जानना बच्चों का खेल था। डकैती से करीब 10 दिन पहले मोहर सिंह अपने खास साथी दिनेश पारदी के साथ सेलम के पास रेलवे ट्रैक पर बैठा बीड़ी पी रहा था। तभी उसने ऊपर देखते हुए एक बहुत जरूरी चीज नोटिस की। मोहर ने दिनेश के कंधे पर हाथ मारा और बोला, देख दिनेश, सेलम से विरुद्धाचलम तक ऊपर बिजली की तारें नहीं हैं। इसका मतलब समझ रहा है? हम आराम से छत पर खड़े होकर काम कर सकते हैं, कोई करंट का डर नहीं होगा। दिनेश की आंखें चमक उठी। भाई प्लान तो तगड़ा है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि माल किस डिब्बे में है? मोहर मुस्कुराया और बोला, बैंक वाले अपनी जेब बचाने के चक्कर में हमारा काम आसान कर देंगे। दरअसल यहाँ बैंकों ने एक बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। आरबीआई के 342 करोड़ रुपए भेजने के लिए अगर वो रेलवे को असली कीमत बताते तो रेलवे उन पर 10% का भारी टैक्स लगा देता। पैसा बचाने के चक्कर में बैंकों ने कागजों पर इसे 0 वैल्यू दिखा दिया। नतीजा, न रेलवे को पता था कि इसमें अरबों रुपए हैं, न ही आरपीएफ को। सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 9 पुलिस वाले तैनात थे, जो पारदी गैंग के लिए मामूली बात थी। मोहर सिंह ने अपने गैंग को सख्त आदेश दिया, फोन का इस्तेमाल कम से कम करना, और याद रखो, हमें सारा पैसा नहीं चाहिए, बस उतना उठाना जितना हम दौड़ते हुए ले जा सके। लालच किया तो पकड़े जाएंगे। 8 अगस्त की शाम को मोहर सिंह और उसके 5 साथी सेलम जंक्शन के पास झाड़ियों में दुबक कर बैठ गए। जैसे ही रात के 9:05 पर ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली और उसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई, मोहर चिल्लाया, चलो अब रुकना नहीं है। वो लोग साये की तरह ट्रेन की छत पर चढ़ गए और लेट गए। ट्रेन अब अपनी पूरी स्पीड पकड़ चुकी थी। अब रात के 11:15 बज रहे थे। ट्रेन सेलम से निकल चुकी थी और सन्नाटे को चीरते हुए अपनी पूरी रफ्तार में भाग रही थी। ऊपर छत पर हवा का दबाव इतना तेज था कि खड़ा होना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल था। मोहर सिंह और उसके 2 साथी छत पर पेट के बल चिपके हुए थे। उनके हाथ ठंड से जम रहे थे। मोहर सिंह ने दिनेश के कान के पास जाकर धीरे से कहा, मशीन शुरू कर दिनेश, और आवाज कम रखना। दिनेश ने तुरंत अपनी बैटरी वाली ड्रिल और कटर निकाला। ट्रेन की अपनी खड़खड़ इतनी ज्यादा थी कि कटर की आवाज उसमें कहीं दब गई।
लोहे की छत से नीली चिंगारियां निकलने लगी और गर्म लोहा उनके हाथों पर गिर रहा था, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दिनेश चिल्लाया, हो गया, छेद बड़ा हो गया है, रास्ता साफ है। मोहर सिंह और उसका एक साथी रस्सियों के सहारे उस अंधेरे छेद से नीचे उतर गए और जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च चलाई, उनके होश उड़ गए। वहां लोहे और लकड़ी के 200 से ज्यादा संदूक रखे थे। मोहन साथी हक्का बक्का होकर बोला, भाई इतने सारे बक्से कौन सा खोलें? सब नहीं खोल सकते, टाइम कम है, जो सामने है उसे तोड़। उन्होंने छेनी और हथौड़ी से वार किया और बॉक्स नंबर 16 और 20 को फाड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर चोरों का दिमाग चकरा गया। 500 और 1000 के नोटों का अंबार लगा था। मोहर का साथी घबरा कर बोला, भाई ये तो बहुत भारी है, इतने सारे कैसे ले जाएंगे? मोहर ने चिल्लाते हुए उसे डांटा, जितना उठा सकते हो उतना ही उठाओ, फालतू लालच मत कर, जान प्यारी है या पैसा? तभी ट्रेन की स्पीड कम होने लगी। विरुद्धाचलम जंक्शन पास आ रहा था, जहां ट्रेन का इंजन बदला जाना था। ऊपर छत से दिनेश जोर से फुसफुसाया, अभी जल्दी करो, इंजन बदलने वाला है, पकड़े जाएंगे। उन्होंने नोटों की गड्डियों को अपनी चादरों में बांधा और रस्सियों से उन भरी पोटलियों को ऊपर खींचा। जैसे ही ट्रेन एक मोड़ पर धीरे हुई, मोहर के साथियों ने उन पोटलियों को नीचे झाड़ियों में फेंकने शुरू कर दिया, जहां उनका ग्राउंड स्टाफ पहले से वेट कर रहा था। काम खत्म होते ही वो सब एक एक करके चलती ट्रेन से नीचे कूद गए। वो लोग करोड़ों रुपए लेकर अंधेरे में गायब हो गए और पीछे छोड़ गए वो 336 करोड़ रुपए, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं उठा पाए थे। अब वो लोग चलती ट्रेन से कूदकर अंधेरे में गायब हो गए थे, पर असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। 9 अगस्त 2016 की सुबह करीब 11 बजे जब सलीम एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी थी, तब आरबीआई के अधिकारियों की एक टीम उस खास पार्सल 1 का ताला खोलने पहुंची। जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर एक अधिकारी के हाथ से फाइल गिर गई। अरे ये क्या बकवास है? उसने हैरान होकर चिल्लाया। दूसरा अधिकारी डिब्बे के अंदर घुसा और उसने ऊपर की तरफ देखा, जहां से सूरज की रोशनी सीधे फर्श पर पड़ रही थी। उसने कांपती हुई उंगली से ऊपर इशारा किया और बोला, सर छत देखिए। वहां एक बड़ा सा छेद। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। कुछ ही बलों में पुलिस, आरपीएफ और रेलवे के बड़े बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए। जब बैंक वालों ने संदूकों की गिनती शुरू की, तो पता चला कि चोरों ने सिर्फ 4 बक्सों के साथ छेड़छाड़ की थी। एक क्लर्क ने पसीना पोंछते हुए सीनियर अफसर को बताया, सर कुल 78 करोड़ रुपए गायब है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली यह थी कि जब वहां 342 करोड़ रुपए रखे थे, तो चोरों ने बाकी के 336 करोड़ को हाथ तक क्यों नहीं लगाया? क्या वो डर गए थे या उन्हें लगा कि इतना काफी है? तभी फोरेंसिक टीम वहां पहुंची। एक एक्सपर्ट ने बड़ी बारीकी से कोच के हर कोने को चेक किया और फिर अपने सीनियर ऑफिसर के पास आकर बोला, सर हमें यहाँ 4 अलग अलग लोगों के उंगलियों के निशान मिले हैं और छत के नुकीले किनारे पर खून का एक छोटा सा धब्बा भी मिला है। पुलिस को लगा कि अब तो चोर पकड़े जाएंगे, पर अफसोस वो उंगलियों के निशान देश के किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। 2 साल बीत गए। पुलिस ने हजारों लोगों से पूछताछ की, पर केस में 1 इंच की भी प्रोग्रेस नहीं हुई। अखबारों में पुलिस का मजाक उड़ने लगा और ये फाइल लगभग बंद होने वाली थी। तभी इस केस की कमान सीआईडी के एक जिद्दी ऑफिसर को सौंपी गई। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और साफ कहा, अगर चोरों ने जमीन पर कोई सुराग नहीं छोड़ा तो हम उन्हें मोबाइल टावरों से ढूंढेंगे। टावर डंप डेटा। सेलम से चेन्नई के बीच 350 किलोमीटर की पटरी पर जितने भी मोबाइल टावर आते थे, उन सब का डेटा निकाला गया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। पुलिस के सामने करीब 1,15,000 मोबाइल नंबरों का ढेर लगा था। तभी एक हवलदार ने सिर खुजलाते हुए पूछा, साहब इतने सारे नंबरों में चोर को कैसे पहचानेंगे? ऑफिसर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमें वो नंबर चाहिए जो स्टेशन से शुरू हुए और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, वो नंबर भी उसी स्पीड से अगले टावर पर एक्टिव होते गए। हफ्तों की मेहनत के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन पर 5 से 6 ऐसे नंबर चमके जो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन के साथ साथ चल रहे थे। जब उन नंबरों की डिटेल निकाली गई तो टेक्निकल एनालिस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ऑफिसर को बताया, सर
ये सारे नंबर फर्जी पते पर है। लेकिन इनकी लोकेशन अभी मध्य प्रदेश के गुना और रतलाम जिले में दिखा रही है। पुलिस समझ गई कि ये कोई मामूली गैंग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। मध्य प्रदेश का वो इलाका इतना खतरनाक था कि वहां की लोकल पुलिस भी अंदर जाने से पहले 10 बार सोचती थी। और तभी तमिलनाडु पुलिस की एक स्पेशल टीम सादे कपड़ों में मध्य प्रदेश के सुनसान इलाके में रवाना हुई। उनका मुकाबला किसी आम गैंग से नहीं, बल्कि उन लोगों से था जिनके लिए चोरी एक परंपरा थी। पुलिस की टीम जब गुना जिले के पास पहुंची तो उन्हें समझ आ गया कि वर्दी पहनकर अंदर जाना अपनी मौत को दावत देना है। एक लोकल खबरी ने ऑफिसर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, सर, ये गांव नहीं, एक अभेद्य किला है। अगर हम पुलिस की गाड़ी में अंदर गए तो ये लोग हमें गांव की सीमा में घुसने से पहले ही घेर लेंगे और पत्थरों से हमला कर देंगे। पुलिस ने तुरंत अपना प्लान बदला। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और अनाज के व्यापारियों का भेष धरकर गांव में दाखिल होने की हिम्मत की। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। वहां की टूटी फूटी झोपड़ियों के बाहर अचानक से नई मोटरसाइकिलें और शहर वाली महंगी चीजें दिखने लगी थीं। और सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। डकैती के ठीक 3 महीने बाद, यानी 8 नवंबर 2016 की रात को प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर आकर नोटबंदी का ऐलान कर दिया। 500 और 1000 के नोट अब सिर्फ कागज के टुकड़े रह गए। जरा सोचिए उन चोरों पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर करोड़ रुपए के वही नोट लूटे थे। पुलिस की टीम अभी भी उन पर टेक्निकल नजर रखे हुए थी। तभी एक रिकॉर्डेड फोन कॉल में गैंग का एक सदस्य पागलों की तरह चिल्लाया, अरे भाई, ये टीवी पर क्या बोल रहा है? 500 के नोट बंद। अबे, हमारा पैसा तो मिट्टी हो गया, हम बर्बाद हो गए। दूसरा चोर डर के मारे कांपते हुए बोला, चुप रहे, अपनी आवाज नीचे कर। अगर बैंक में ये नोट बदलने गए तो सीधा जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। एक काम कर, इन नोटों को चला दे, वरना पुलिस हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगी और हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि यही वो लोग हैं जिनकी तलाश उन्हें 2 साल से थी। लेकिन पारदी गैंग को पकड़ना इतना आसान नहीं था। ये लोग पुलिस को देखते ही औरतों और बच्चों को ढाल बना लेते थे और खुद पलक झपकते ही घने जंगलों में गायब हो जाते थे। पुलिस को एक ऐसे मौके का इंतजार था जब ये लोग अपनी सेफ जोन यानी अपने गांव से बाहर निकले। पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली कि गैंग के 2 सबसे खास सदस्य दिनेश पारदी और रोहन पारदी किसी काम से चेन्नई की तरफ जा रहे हैं। तमिलनाडु पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और इन दोनों को रास्ते में ही दबोच लिया। शुरुआत में तो वो मासूम बनकर मुकर गए। दिनेश ने पुलिस की आंखों में आंखें डालकर कहा, साहब, हम तो मामूली खिलौने बेचने वाले हैं, हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने उनके सामने मोबाइल टावर का वो सारा कच्चा चिट्ठा रखा तो उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। रोहन ने रोते हुए पुलिस के सामने हाथ जोड़े और बोला, साहब, पैसा तो अब हमारे पास भी नहीं है। आधा तो हमने डर के मारे जला दिया और बाकी जो बचा था उसे कौड़ियों के भाव बिचौलियों को बेच दिया। हमें क्या पता था कि मोदी जी रातों रात ऐसा खेल कर देंगे। दिनेश और रोहन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा नाम आया मोहर सिंह। जब पुलिस ने मोहर सिंह की कुंडली खंगाली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मास्टरमाइंड पहले से ही मध्य प्रदेश की एक जेल में मर्डर और डकैती के केस में बंद था। यानी इस ग्रेट इंडियन ट्रेन रॉबरी का पूरा प्लान जेल की सलाखों के पीछे बैठकर तैयार किया गया था। जेल के अंदर जब तमिलनाडु पुलिस की टीम मोहन सिंह से पूछताछ करने पहुंची तो उसका एटीट्यूड देखकर सब दंग रह गए। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने गुस्से में मेज पर हाथ मारते हुए पूछा, तुझे ये कैसे पता चला कि उसी पुराने डिब्बे में करोड़ों रुपए हैं? मोहन सिंह ने बड़े आराम से जवाब दिया, साहब, हम लोग पटरियों पर ही पैदा हुए हैं और वहीं बड़े हुए हैं। हमें किसी की टिप की जरूरत नहीं होती। हम बस ये देखते हैं कि किस डिब्बे की सील भारी है और पुलिस वाले कहां सो रहे हैं। बैंकों ने 0 वैल्यू लेकर मेरा काम और आसान कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि वहां कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं होगी। पुलिस ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था। कोर्ट में पुलिस ये साबित नहीं कर पाई कि चोरों के पास से जो पैसा या जायदाद मिली है वो उसी ट्रेन से चोरी हुई थी। इसकी वजह बहुत अजीब थी। चोरी हुए नोट पुराने और कटे फटे नोट, जिनका कोई सीरियल नंबर रिकॉर्ड में नहीं था। सरकारी वकील ने चिल्लाकर कोर्ट में कहा, सर, हमारे पास मोबाइल लोकेशन है, कबूलनामा है, ये लोग अपराधी हैं। लेकिन जज ने शांति से जवाब दिया, कानून सबूत मांगता है।
ये कैसे साबित होगा कि ये वही नोट हैं जो आरबीआई के थे? नतीजा ये हुआ कि 2021 में मोहर सिंह और उसके साथियों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया और वो इस केस से बरी हो गए। करोड़ों की डकैती हुई, 2 साल तक पुलिस पीछे पड़ी रही, लेकिन अंत में हाथ लगी तो सिर्फ खाली फाइलें। आज मोहर सिंह फिर से फरार है और उसके खिलाफ कई केस दर्ज हो चुके हैं। सेलम चेन्नई ट्रेन डकैती भारत के इतिहास की सबसे शातिर चोरियों में से एक बनकर रह गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।